हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करेंगे युग्मनांक अर्थात कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। अब ये कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में कम्प्लीटली अध्ययन हम इस वीडियो लेक्चर में आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट की परिभाषा की। जैसा कि हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन व्याख्या में हमने पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल है वह विभिन्न उपघटकों में विभाजित हो जाता है अर्थात विपाटित हो जाता है उसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन के वजह से। तो असमतुल्य प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे आपका जो एनएमआर सिग्नल है वह विभिन्न उपघटकों में विभक्त हो रहा है, विपाटित हो रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेट्स या बहुक कहा जाता है। उपघटकों में आपका ये टूट जाता है। तो इसकी परिभाषा अपन देखें कि सामान्यतया एनएमआर स्पेक्ट्रम में किसी बहुक मल्टीप्लेट के निकटवर्ती अपघटकों की मध्य की दूरी बराबर होती है, अर्थात बहुक के निकटवर्ती अपघटकों के बीच की दूरी बराबर होती है और इसका मान एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट होता है और इन्हीं दो अपघटकों के बीच की दूरी को हम युग्मनांक अथवा कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से एक एनएमआर सिग्नल की बात करी हमने ये वाले की, और यह आपका ट्रिपलेट एक त्रिक के रूप में मल्टीप्लेट्स के रूप में आपका विपाटित हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपघटक दिख रहे हैं डैश के लाइन के माध्यम से, इन दोनों अपघटकों, एक वाला ये एंड दिस इज ये, इन दोनों अपघटकों के बीच की दूरी है ना, उसी बीच की दूरी को हम युग्मनांक अथवा कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसा कि अब देखें, ये उपघटक एंड दिस उपघटक, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। और यह सामान्य अवस्था में एनएमआर स्पेक्ट्रम में इन दोनों अपघटकों के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो संकेत हमें प्राप्त हो रहा है उस संकेतों के अपघटकों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, युग्मनांक या कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे युग्मनांक एक प्रकार से कांस्टेंट राशि है, एक नियतांक राशि है जो दो अपघटकों के बीच की दूरी होती है। इसे जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जे, अंग्रेजी के कैपिटल जे अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस जे को हम हर्ट्ज या सीपीएस साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज के रूप में मापा जाता है, अर्थात कपलिंग कांस्टेंट जे की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट, जे का मान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने भी बढ़ा दो, लेकिन दो अपघटकों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट या स्थिर रहती है, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब इस युग्मनांक की इम्पोर्टेंस की अपन बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता इसकी यह है कि युग्मनांक के मान के द्वारा, कपलिंग कांस्टेंट के मान के द्वारा दो एकक अर्थात सिंगलेट और एक द्विक डबलेट के मध्य में अंतर किया जा सकता है। जैसा कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में बहुत सी बार ऐसी कंडीशंस आती है कि हम यह पता नहीं लगा पाते हैं कि ये दो एकक हैं अर्थात दो सिंगलेट हैं अथवा एक डबलेट है, इसके मध्य में अंतर इतने पास सिग्नल आ जाते हैं बहुत सी बार। तो उस कंडीशन में हम यह पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि यह दो सिंगलेट हैं अथवा एक डबलेट है। तो उसके लिए हम इस कपलिंग कांस्टेंट का उपयोग करते हुए हम इन दो सिंगलेट व एक डबलेट के मध्य में अंतर कर सकते हैं। तो उसके लिए
दो भिन्न भिन्न रेडियो आवृत्ति पर उस यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है। रेडियो आवृत्ति को चेंज करते हुए हम एनएमआर स्पेक्ट्रम उस यौगिक के लिए अपन लेते हैं। यदि संकेत के अपघटकों के मध्य दूरी, जो संकेत अपने को प्राप्त हो रहे हैं उन संकेतों के अपघटकों के बीच की दूरी अर्थात जे के मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो वह सिग्नल, वह संकेत डबलेट होता है। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी डबलेट है तो उसके दो अपघटक होंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर अपने को अंतर करना है तो उस कंडीशन में रेडियो आवृत्ति बढ़ाते हैं तो दो अपघटकों के बीच की दूरी के मान में रेडियो आवृत्ति परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है वो डबलेट है। डबलेट के दो अपघटक, डबलेट के क्या है, वो दो उपघटक हैं। यदि रेडियो आवृत्ति बढ़ाने पर संकेतों में भी अंतर बढ़ता जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी दो सिंगलेट है। ठीक है ना। तो एक डबलेट है तो उनकी दो अपघटकों की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। भले आप रेडियो आवृत्ति बढ़ाओ, कुछ भी करो, कम करो, बढ़ाओ, तो उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो रेडियो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जब अगर वो सिग्नल जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो अगर दो एकक हैं, तो अगर आपने रेडियो आवृत्ति बढ़ाई तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी और हम कह सकते हैं कि ये डबलेट नहीं होंगे, दो सिंगलेट हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि पहले वाले डायग्राम आप देख रहे हैं कि अपने को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी इतने पास पास में स्थिति है कि ये डबलेट है या सिंगलेट है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब इन दोनों की, इनके उपघटक इतने पास पास में अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो सिंगलेट है या डबलेट है। तो उस कंडीशन में क्या किया, रेडियो आवृत्ति बढ़ा दी। तो रेडियो आवृत्ति बढ़ाने पे क्या हो गया कि इनकी बीच की स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा और सिंपल हो गया। तो सिंपल होने पे दो उपघटकों के बीच की दूरी अपन वैल्यू निकाली जे। ये दो उपघटक ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली अपन ने जे, और यहाँ पे ये जे। तो इन दोनों जे के मान में अंतर आता है। तो अंतर आता है, इसका तो हम कह सकते हैं कि ये दो उपघटक किसी एक सिग्नल के नहीं होंगे, अलग अलग सिग्नल के हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल हमें को मिल रहा है वह आपका सिंगलेट, मतलब दो सिंगलेट हैं, आपके जे के मान में अंतर आता है, इस वजह से आपका ये दो एकक हैं, दो सिंगलेट है। अब दूसरा वाला अपन देख रहे हैं, इनके बीच की दूरी जे निकाली एंड देन रेडियो आवृत्ति बढ़ाने पर जो डबलेट प्राप्त हुए उनके बीच की दूरी, दो उपघटकों के बीच की दूरी निकाली जे। तो इन दोनों के जे के मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह आपका एक डबलेट है। तो इस प्रकार से कपलिंग कांस्टेंट का यूज़ करते हुए हम किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रम की जटिलता को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि सिग्नल है वो आपका दो सिंगलेट हैं या एक डबलेट है, यह हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः जे का मान हमें 0 से 20 के बीच में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से युग्मनांक का उपयोग करते हुए हम दो डबलेट व एक चतुष्क क्वाड्रेट में भी अंतर किया जा सकता है, जिसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है कि अगर रेडियो आवृत्ति बढ़ाने पर जे के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब जे के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसका मतलब वो क्वाड्रेट है। अगर जे के मान में परिवर्तन आ रहा है अर्थात वो दो डबलेट हैं। अब ये तो हो गया आपका युग्मनांक। अब कुछ सामान्य यौगिकों के माध्यम से हम एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है 112 ट्राइब्रोमो इथेन। ये एक आपको एग्जांपल दे रखा है। इसके एनएमआर स्पेक्ट्रम के सिग्नल की हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं और एनएमआर में जो सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है वो किस में विपाटित होगा, कितने भागों में विपाटित होगा और इनकी डेल्टा वैल्यू कहाँ प्राप्त होगी, इसके कंप्लीट अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 112 ट्राइब्रोमो एथेन, तो ये आपका 11 ट्राइब्रोमो एथेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं, अतः एनएमआर में हमें दो सिग्नल प्राप्त होंगे, जिसका नामांकन अपन ने कर रखा है ए एवं बी। तो ये ए प्रकार का जो प्रोटॉन है उसका केमिकल वातावरण और बी प्रकार का केमिकल वातावरण, दोनों का केमिकल वातावरण या रासायनिक वातावरण दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो प्रकार के असमतुल्य प्रोटॉन है, अतः हमें एनएमआर में दो सिग्नल प्राप्त होंगे। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ये जो CH2 वो एक Br से जुड़ा हुआ है और ये जो CH वो दो ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट किस प्रकार से अंतर है। अब दो प्रकार के प्रोटॉन यहाँ उपस्थित रहता है NMR में हमें दो सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन A एक ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है और प्रोटॉन B है वो दो ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब आप देखते हैं कि प्रोटॉन A का संकेत हमें डेल्टा बराबर 4.2 ppm वैल्यू पर प्राप्त होता है और प्रोटॉन B का संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू अर्थात 5.8 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कारण हम जानते ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन A है वह एक ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जबकि प्रोटॉन B है वह दो Br परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसकी और Br परमाणु के -I प्रभाव की वजह से प्रोटॉन B है वह ज़्यादा विपरिरक्षित अर्थात डिशील्डेड होता है, जिसकी वजह से उसका मान अधिक डेल्टा वैल्यू पर विस्थापित हो जाता है। जबकि प्रोटॉन A केवल एक ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यह प्रोटॉन B की तुलना में कम विपरिरक्षित अर्थात डिशील्डेड होता है, अर्थात इसकी डेल्टा वैल्यू अधिक प्राप्त होती है। तो यह हमने डेल्टा वैल्यू की बात करी कि प्रोटॉन A है और प्रोटॉन B है। प्रोटॉन B आपका ज़्यादा विपरिरक्षित होता है दो ब्रोमीन परमाणु के -I इफेक्ट के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन A का जो सिग्नल है वह आपका डबलेट द्विक के रूप में विपाटित होता है, जिसको हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था। इससे पूर्व वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक संख्या में वो विपाटित होता है। तो जैसा कि आप प्रोटॉन A के देख रहे हैं, तो प्रोटॉन A के निकट जो आपका निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन है वह आप देख रहे हैं कितना है, एक। प्रोटॉन A ये रहा, तो प्रोटॉन A के निकट असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक है। और n+1 रूल के हिसाब से आप निकालेंगे तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे प्रोटॉन A का जो सिग्नल है वो आपका डबलेट के रूप में विपाटित होता है और इसका संकेत हमें 4.2 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। और प्रोटॉन B के संकेत की बात करें तो प्रोटॉन B का संकेत है, तो प्रोटॉन B का संकेत हमें 5.8 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। दो ब्रोमीन परमाणु के -I प्रभाव की वजह से ये आपका डिशील्डेड हो जाता है और अधिक डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण प्रदर्शित करता है। अब प्रोटॉन B का जो सिग्नल है वह किस रूप में विपाटित होगा, तो उसके लिए भी हमने देखना पड़ेगा कि उसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन B आपका ये रहा, ठीक है। प्रोटॉन B के पास निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन आपका ये रहा। असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी, 2। और n+1 रूल के हिसाब से n बराबर 2 रखो, तो 2 + 1 बराबर कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 3। तो प्रोटॉन B का जो संकेत है वह आपका ट्रिपलेट या त्रिक के रूप में विपाटित होगा। तो यहाँ पे यह जो सिग्नल है वो आपको ट्रिपलेट के रूप में 5.8 डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम 112 ट्राइब्रोमोएथेन NMR स्पेक्ट्रम की हम व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा किसका सिग्नल कहाँ आएगा और सिग्नल है वो कितने भागों में विपाटित होगा। इसका अध्ययन हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि किसकी अधिक डेल्टा वैल्यू पर अवशोषण होगा और किसका कम डेल्टा वैल्यू पर होगा। वो हम निकालेंगे शील्डेड और डिशील्डेड के आधार पर, और विपाटन कितना होगा वो अपन निकालेंगे निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या के आधार पे, जिसका सूत्र है n+1 रूल के आधार पर हमने ये चीज़ समझी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने बात करेंगे एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र मैंने लिखा हुआ है CH3CHO। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं CH3 मैथिल प्रोटॉन अलग हैं, CHO एल्डिहाइड का प्रोटॉन अलग है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। अतः यहाँ पे अपने को दो प्रकार के प्रोटॉन प्राप्त हैं। अतः यहाँ पे अपने को सिग्नल कितने मिलेंगे, दो प्रकार के सिग्नल अपने को मिलेंगे, ठीक है। तो CH3CHO आप देख रहे हैं, CH3CHO में अपने को दो प्रकार के प्रोटॉन प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अपने को CH3CHO में दो प्रोटॉन A और प्रोटॉन B। प्रोटॉन B आपका मैथिल समूह का प्रोटॉन की बात कर रहे हैं अपन, और CHO एक आपका एल्डिहाइड का प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे दोनों कितने डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होंगे। तो एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है
एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वह C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह के -I प्रभाव और C डबल बॉन्ड O के चुंबकीय विषमदेशिकता के कारण एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वह अपने को 9 और 10 के बीच 9 और 10 ppm के बीच में अपने को प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9.9 ppm पर हमने एल्डिहाइड के प्रोटॉन का सिग्नल प्राप्त होता है, क्योंकि एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वह कार्बोनिल समूह के -I प्रभाव और C डबल बॉन्ड O के विषम चुंबकीय विषमदेशिकता के कारण यह एल्डिहाइड का प्रोटॉन अधिक विपरिरक्षित अर्थात डीशिल्डेड हो जाता है, और डीशिल्डेड होने की वजह से यह प्रोटॉन अधिक डेल्टा वैल्यू पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमें प्राप्त होती है 9.9 ppm पर हमें यह अवशोषण देता है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन की बात करें, विपाटन की बात करें, तो विपाटन में आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है उसके पास जस्ट निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3 है। देख रहे हो, अब देख रहे हैं CH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या हमको कितनी है? 3। तो n बराबर 3 रखा तो 3 + 1 = 4, मतलब 9.9 ppm पर जो एल्डिहाइड के प्रोटॉन का जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा वह हमें क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात चतुष्क के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन बी की बात करें तो प्रोटॉन बी मेथिल समूह है, और मेथिल समूह CHO समूह, वैसे मेथिल समूह का जो संकेत है वो हमें 0 से 1 के बीच में प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेथिल समूह है वो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है, अतः इसका संकेत हमें लगभग 2 से 3 के बीच में प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे वैल्यू को स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है, जैसे कि लिखी हुई 2.5 ppm, तो 2 और 3 के बीच में हमें इसका संकेत प्राप्त होगा। और इसका जो संकेत है वह इसके निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वो उसका निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन है, तो यहाँ पे निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो n+1 रूल के हिसाब से अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे जो अपने को मालूम प्राप्त हो रहा है n+1 रूल के हिसाब से 1+1, मतलब डबलेट के रूप में यहाँ पे मेथिल समूह का सिग्नल हमें 2.5 ppm वैल्यू पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से एल्डिहाइड के स्पेक्ट्रम की मैंने बात करी है। एक डायग्राम थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं है, आप इसको समझें कि जो 9 ये जो क्वाड्रेट जो प्राप्त हो रहा है वो एल्डिहाइड के प्रोटॉन का है, और ये जो B डबलेट है वो हमें CH3 के प्रोटॉन की वजह से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी आणविक यौगिक या कार्बनिक यौगिक की हम NMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन कितनी डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा, वो हम निकालेंगे डी शील्डेड और शील्डेड के आधार पे। जस्ट एक तुलना करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा किस प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ आएगा। एंड देन उसका विपाटन कैसे देखना है, तो निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या देखो और उसमें से अपने को एक और जोड़ देना है n+1 रूल के हिसाब से अपन ये उसका विपाटन कितने उपघटकों में होगा वह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कपलिंग कांस्टेंट और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम की चर्चा करी। युग्मनांक J एक कांस्टेंट राशि है जो किसी भी सिग्नल के विभिन्न उपघटकों के बीच की दूरी है। जो बीच की दूरी है वो कभी भी परिवर्तित तो नहीं होती है, वो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और सामान्य अवस्था में दो उपघटकों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि NMR का जो सिग्नल होता है वो हमें को सिमेट्रिकल प्राप्त होता है। और ये जो J है उसका मान 0 से 20 के 0 से 20 के बीच में होता है। और इस युग्मनांक कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा हम दो एकक व एक द्विक डबलेट में अंतर कर सकते हैं, और दो डबलेट और एक चतुष्क के रूप में उनके बीच में अंतर किया जा सकता है। और NMR स्पेक्ट्रम में हमें NMR सिग्नल कितने डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है वह हम निकालेंगे शील्डेड और डी शील्डेड के आधार पर। एंड देन उसका विपाटन कैसे होगा, तो उसके पास असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या में एक और जोड़कर उसका विपाटन कितने भागों में होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स।